Everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to CSIR Anchors. This is me, your educator Radha. So I have secured AIR 111 in CSIR UGC NET category. Along with that, I also qualified NET lecturership twice. Along with that, I also qualified GATE in life science category. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे CSIR पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट लेक्चर में इसमें जितने क्वेश्चन CSIR में पूछे गए हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, लास्ट 10 ईयर्स के। सो लेट्स स्टार्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसमें हम लोग बेसिक से नहीं करेंगे, इसमें हम लोग CSIR पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, जिस एरिया से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टमक में से कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं और उनका फंक्शन क्या क्या होता है। सेल्स, सिक्रेशन एंड देन फंक्शन। पहले बात करते हैं हम लोग चीफ सेल्स, जिनको एक और नाम से पेप्टिक सेल्स बोला जाता है। ये जो सेल्स होते हैं ये कौन कौन से एंजाइम को सीक्रेट करते हैं। पेप्सिनोजन, गैस्ट्रिक लाइपेज एंड प्रोरेनिन। फंक्शन क्या क्या है इनके। पहला फंक्शन, ये जो पेप्सिनोजन है ये क्या करता है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा, प्रोटियोलिटिक एंजाइम। गैस्ट्रिक लाइपेज, नाम से समझ में आ रहा है, क्या करेगा, लिपिड यानी ट्राई एसाइल ग्लिसराइड, इसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा। प्रोरेनिन, रेनिन हमें पता है कि कहाँ पर प्रेजेंट होती है, स्टमक में, और क्या करती है ये, जो मिल्क प्रोटीन होता है, मिल्क में जो प्रोटीन होता है केसिन, इसको क्या करती है रेनिन एंजाइम, ब्रेक करने का या फिर डाइजेस्ट करने में हेल्प करवाती है। क्लियर है। दूसरे आते हैं पैराइटल सेल्स। सेकेंड वन इज पैराइटल सेल्स, जिसको हम लोग ऑक्जेंटिक सेल्स भी बोलते हैं। ऑक्जेंटिक सेल्स ये क्या सीक्रेट करते हैं, ये सीक्रेट करते हैं HCl। और ये HCl क्या करता है, ये वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CSIR में इससे क्वेश्चन पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है इस वाले एरिया से क्वेश्चन। तो ये HCl क्या करता है, पहला तो ये Fe3 पॉजिटिव को Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। साथ साथ में क्या करता है, ये जो पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं, ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल्स, पैराइटल सेल्स प्रोड्यूस एक फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैस्टोल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस एरिया से क्वेश्चन आए हुए हैं, इस वाले एरिया से, कि कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर को कौन प्रोड्यूस करवाएगा, तो पैराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल। ये जो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर होगा ये क्या करता है, ये स्टमक में विटामिन B12 के डाइजेशन में हेल्प करता है। अब अगर मान लो कि कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर एब्सेंट है, मान लो कि कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर
एब्सेंट है, तो क्या हो जाएगा, विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में, विटामिन B12 डज नॉट डाइजेस्ट, ये डाइजेस्ट नहीं होगा। और अगर ये डाइजेस्ट नहीं होगा तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाएगी और क्या हो जाएगा, प्रेनिशियस एनीमिया। सो प्रेनिशियस एनीमिया से जो पर्सन है वो सफ़र करेगा। सो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सेकंड वाला, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट सेल है हिस्टामिन। सो हिस्टामिन को कौन रिलीज करेगा यहाँ पर, एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स। थर्ड इज एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स। किसको रिलीज करेंगे ये, हिस्टामिन को, हिस्टामिन को। और ये हिस्टामिन क्या करता है, ये स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट HCl सिक्रेशन। से जो 3 पॉइंट लिखे हैं CSIR पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पुटअप हुआ है। ये सेकंड वाला जो पॉइंट है और ये जो थर्ड वाला पॉइंट है, ये दोनों के दोनों जो सेल्स हैं ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अब किस तरीके से, क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट होता है, ये कार्बोहाइड्रेट कैसे एब्जॉर्ब होता है, HCl कैसे सीक्रेट होता है, इन वाले पोर्शन से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं CSIR के अंदर। तो पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसैकेराइड, एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसैकेराइड्स, कि किस तरीके से ये जो मोनोसैकेराइड्स हैं ये एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी के अंदर। इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल। एक और नाम से जाना जाता है इसको एंटेरोसाइट, एंटेरोसाइट, या फिर मैं इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इस नाम से भी जान सकती हूँ। ये क्या है, ये है ल्यूमेन। ये नाम ध्यान रखना, इनकी लोकेशन किस तरीके से है, दिस वन एंड अनदर वन इज ब्लड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो लोकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर ये चैनल होता है, इसको बोलते हैं SGLT1, और एक चैनल यहाँ पर होगा जिसको बोलते हैं GLUT5। तो SGLT1 को फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, SGLT1, S मीन्स सोडियम, GL मीन्स ग्लूकोज एंड T मीन्स ट्रांसफ़र। सो जो ग्लूकोज, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 1 इस नाम से इसको जाना जाता है। और GLUT5 की क्या हो जाएगी फुल फॉर्म, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 5। क्लियर है। अब जैसा नाम है इसका सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, यानी ग्लूकोज के साथ साथ क्या ट्रांसफ़र होगा, सोडियम भी ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये क्या है, SGLT1 और ये क्या है, GLUT5। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर
सोडियम और ग्लूकोज, सोडियम और ग्लूकोज साथ साथ जाएंगे, क्योंकि चैनल का नाम ही क्या है, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। सोडियम और ग्लूकोज को सिम्पोर्ट मोड से ट्रांसफ़र करेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, सोडियम भी आ गई, ग्लूकोज भी आ गई, और GLUT5 किसको ट्रांसफ़र करेगा, फ्रक्टोज को। सो ये जो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है ये एक्टिवली भी हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, ये सिम्पोर्ट पाथवे से हो रहा है, या फिर कंप्लीटली एक्टिव भी नहीं बोलेंगे कि हर टाइम ये एक्टिव ही होगा। तो ये क्या है, एक्टिवली हो सकता है। जैसे कभी ये बोल दिया जाएगा कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो हमेशा ही एक्टिवली होता है, तो हमेशा जब टर्म आ जाता है, जब एब्सोल्यूट टर्म आ जाता है तो वो गलत हो जाती है चीज़, बट मोस्टली एक्टिव होता है, नॉट ऑलवेज। और फ्रक्टोज कैसे यहाँ पर ट्रांसफ़र होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। तो फ्रक्टोज जो है GLUT5 चैनल से क्या करेगी, अंदर की तरफ एंट्री ले लेगी। फ्रक्टोज मीन्स ल्यूमेन से एपिथेलियल सेल के अंदर कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है वो तो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिया कि SGLT1 जो चैनल होता है वो सोडियम और ग्लूकोज के ट्रांसफ़र में हेल्प करवाता है, और GLUT5 जो होता है वो फ्रक्टोज के ट्रांसफ़र में हेल्प करवाता है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटरस्टिशियल फ्लूइड के पास या ब्लड में कैसे जाएंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पर GLUT2 नाम का चैनल होता है, जो चाहे ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, दोनों को क्या करेगा, ग्लूकोज को भी और फ्रक्टोज को भी ट्रांसफ़र कर देगा एंटेरोसाइट से ब्लड की तरफ। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ डिस्कस की उसको पॉइंट में देख लेते हैं एक बार। पहला तो हम लोगों ने क्या देखा था, पहला हम लोगों ने ये देखा था कि जो सोडियम है, सोडियम एंड ग्लूकोज transport is done by sodium glucose transporter 1, जिसको हम लोग SGLT1 भी बोल सकते हैं। दूसरा फ्रक्टोज ट्रांसपोर्ट is done by GLUT5। और ये ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ हो रहा है इन दोनों का, ये जो फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट जो लिखा है, ये ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है ल्यूमेन टू स्मॉल इंटेस्टाइन या एंटेरोसाइट, यही तो है, ल्यूमेन टू एंटेरोसाइट स्मॉल इंटेस्टाइन इधर की तरफ ही हो रहा है, या फिर एपिथेलियल सेल। तो यहाँ पर सोडियम और ग्लूकोज साथ साथ जाते हैं सिम्पोर्ट पाथवे से। अगला पॉइंट, अगला हम लोगों ने ये देखा कि जो ग्लूकोज है और जो फ्रक्टोज है वो ल्यूमेन से एपिथेलियल में कैसे आ गई वो देख लिया, लेकिन एपिथेलियल या इंटेस्टाइन से ब्लड में कैसे जाते हैं, GLUT2 चैनल के थ्रू। सो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर एपिथेलियल सेल या फिर एंटेरोसाइट, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ब्लड, जिसको हम लोग इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं। तो किसके थ्रू जाता है ये, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, GLUT2। तो ये वाला जो पाथवे है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस जो हैं वो पुटअप किए गए हैं CSIR में 2-3 बार। नेक्स्ट आता है यहाँ पे अब बात करते हैं कि अमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है।
absorption of amino acids. Absorption of amino acids. अमाइनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? तो यहाँ पर सेम वही डायग्राम बनेगा एक तो, क्योंकि एब्जॉर्प्शन सारा कहाँ होता है अपना, स्मॉल इंटेस्टाइन में. मोस्टली एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही देखने को मिलता है. तो ये क्या हो गया, ल्यूमेन, इस साइड ल्यूमेन है. ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर एंटेरोसाइट या फिर एपिथेलियल सेल. और ये क्या हो गया, ब्लड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड. ये हो गया यहाँ पे. अब अगर मान लो एक अमाइनो एसिड ये है, एक अमाइनो एसिड ये है, यानी ये क्या हो गया, डाईपेप्टाइड. डाईपेप्टाइड है या फिर डाईपेप्टाइड है या फिर ये क्या हो गया, ये हो गए 3 पेप्टाइड बॉन्ड 1 2 3, या फिर ट्राईपेप्टाइड है, यानी एक में 3 अमाइनो एसिड एक में 4. सो डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड अगर ये कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे, ये ट्रांसपोर्ट होंगे PEPT1, यानी पेप्टाइड, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, PEPT1 की पेप्टाइड ट्रांसपोर्ट 1. यहाँ पर क्या होता है, ये अकेले नहीं जाते. जैसे हम लोगों ने देखा था ग्लूकोज सोडियम के साथ ट्रांसफ़र हो रही थी, वैसे ही ये जो डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड हैं, ये जो डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड हैं, ये किसके साथ ट्रांसफ़र होंगे, H पॉजिटिव के साथ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाई और ट्राईपेप्टाइड किसके साथ हो रहे हैं, H पॉजिटिव के साथ. इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है. इसके अलावा जो अमाइनो एसिड होगा, एक अमाइनो एसिड मान लो ये है, ये कैसे होगा, ये अमाइनो एसिड सोडियम के साथ हो जाएगा ट्रांसफ़र. और उसके बाद ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से बाहर की तरफ आ जाते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू. सो यहाँ पर क्या क्या हो गया, यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट आता है वो ये आता है कि जो डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड होते हैं वो कौन से चैनल के थ्रू जाते हैं और सिम्पोर्ट पाथवे किसके थ्रू चलता है. तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो जाता है यहाँ पर, यानी पेप्टाइड ट्रांसपोर्ट 1 channel is used for transport of di/tripeptide with H positive co-transport from lumen to. अच्छा, ये कहाँ से कहाँ तक हो रहा है ये भी हम लोगों ने देखा था. जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, ल्यूमन से स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, ल्यूमेन टू स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम लोग एंटेरोसाइट भी बोल सकते हैं. क्लियर है. नेक्स्ट आता है यहाँ पे, अब हम लोगों ने देखा था कि जो ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल्स होते हैं वो कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रेट करते हैं, और वो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करवाता है. तो किस तरीके से विटामिन B12 जो है वो एब्जॉर्ब होता है, अब हम लोग वो डिस्कस करेंगे. एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12.
एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। हम लोगों ने क्या देखा था कि जो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं वो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाते हैं, और जो ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं या फिर जिनको हम लोग पैराइटल, ऑक्जेंटिक सेल को एक और नाम से जान रहे थे ना हम लोग, पैराइटल सेल के नाम से। पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल क्या करते हैं, ये कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करते हैं जो विटामिन B12 का डाइजेशन करवाता है। और अगर विटामिन B12 का डाइजेशन नहीं होता है तो किससे सफ़र करता है इंडिविजुअल, प्रेनिशियस एनीमिया से। सो ये कैसे होता है ये प्रोसेस एब्जॉर्प्शन का, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है सलाइवरी ग्लैंड? सलाइवरी ग्लैंड कोबालफिलिन या हिपैटोकोरिन इसको क्या करेगी, इसको प्रोड्यूस करेगी। और ये क्या करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम HCl। अच्छा, ये कैसे होता है, इसको मैं अगर समझाऊं नॉर्मल लैंग्वेज में, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, आपने क्या किया, आपने विटामिन B12 लिया फूड के थ्रू, किसके थ्रू, फूड के थ्रू, और फिर क्या हुआ, यहाँ पर अपने सलाइवरी ग्लैंड होते हैं माउथ में, तो सलाइवरी ग्लैंड क्या करेंगे, सलाइवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट कर देंगे, कोबालोफिलिन हिपैटोकोरिन। वो क्या करेंगे, विटामिन B12 को प्रोटेक्ट करने के लिए कवरिंग बना लेंगे। ये मान लो विटामिन B12 है अंदर की तरफ और बाहर की तरफ ये क्या है, हिपैटोकोरिन या फिर कोबैलोफिलिन। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जो हिपैटोकोरिन और कोबैलोफिलिन होंगे ये जैसे ही स्टमक में जाएंगे, स्टमक में क्या होता है, स्टमक में HCl होता है। सो HCl अगर ये ना हो, हिपैटोकोरिन और कोबैलोफिलिन, तो क्या कर सकते हैं, उसको डिग्रेड कर सकते हैं। तो HCl से प्रोटेक्शन के लिए सलाइवरी ग्लैंड हिपैटोकोरिन कोबैलोफिलिन को रिलीज कर देती है ताकि स्टमक में प्रेजेंट जो HCl है वो क्या ना कर सके, वो इसके ऊपर कोई इफेक्ट ना डाल सके विटामिन B12 के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, इसका एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये जो हिपैटोकोरिन और विटामिन B12 ये दोनों बाउंड फॉर्म में होते हैं, तो ये कहाँ पर चले जाते हैं, ये चले जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद में क्या होता है, हमें पता है वहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि पैराइटल सेल्स हो गया, ऑक्जेंटिक सेल्स हो गया, पेप्टाइडेज एंजाइम होंगे। वो क्या करेंगे, वो सारे पेप्टाइडेज एंजाइम वगैरह इस हिपैटोकोरिन को क्या करेंगे, डिग्रेड कर देंगे। हिपैटोकोरिन डिग्रेड हो गया, विटामिन B12 क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्लियर है? सो अब तक हम लोगों ने 3 चीज़ें डिस्कस की, एक बार उसका क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। पहला डिस्कस किया कि ल्यूमेन से स्मॉल इंटेस्टाइन में जब सोडियम और ग्लूकोज जाते हैं तो किस चैनल के थ्रू जाते हैं, SGLT1 के थ्रू। दूसरा पॉइंट देखा, और ये जो ट्रांसपोर्ट है मोस्टली एक्टिव होता है, बट हमेशा हम नहीं बोल सकते क्योंकि एब्सोल्यूट टर्म आ जाता है। और जो फ्रक्टोज है जब उसका ट्रांसफ़र होता है ल्यूमेन से कहाँ की तरफ, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, किसके थ्रू होता है, GLUT5 की हेल्प से, और ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है। अगला हम लोगों ने देखा डाईपेप्टाइड या ट्राईपेप्टाइड। डाईपेप्टाइड
या ट्राइपेप्टाइड जो होते हैं ये ल्यूमेन से स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाते हैं तो किसको साथ लेके जाएंगे, H पॉजिटिव को ट्रांसपोर्ट करवाएगा। और साथ साथ में यहाँ पर हम लोगों ने देखा था, ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात कर रहे थे हम लोग, कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जब कोई चीज ब्लड में जा रही थी, चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो, किसके थ्रू जा रही थी, GLUT2 के थ्रू। क्लियर है। फोर्थ हम लोगों ने देखा कि जो सलाइवरी ग्लैंड है वो क्या करती है, वो हिपैटोकोरिन और कोबैलोफिलिन इन दोनों को सिक्रेट करेगी और ये क्या करेंगे, ये B12 के चारों तरफ कवरिंग बना लेंगे प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम HCl। और जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे इंजाइम्स हिपैटोकोरिन को डिग्रेड करेंगी और विटामिन B12 रिलीज होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके और एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर किसी इंडिविजुअल में विटामिन B12 की डिफिशियंसी है तो वो किसे सफ़र करेगा, प्रेनिशियस एनीमिया से, प्रेनिशियस एनीमिया से। और ये जो विटामिन B12 है इसका एब्जॉर्प्शन कौन करवाता है, कैस्टोल्स इंट्रांसिक फैक्टर, जिसको कि ऑक्जेंटिक सेल्स या फिर पैराइटल सेल्स जो हैं वो क्या करती हैं, रिलीज करती हैं। सो एक क्विक रिवीजन हो गया अपना कि किस तरीके से सारा प्रोसेस जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन के बारे में। एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। सो आयरन का एब्जॉर्प्शन किस तरीके से देखने को मिलता है, यहाँ पर 3 ट्रांसपोर्ट काम करेंगे, डाई वैलेंट मेटल ट्रांसपोर्ट, जिसको हम लोग एक और नाम से क्या जानते हैं, DMT 1 चैनल। दूसरा फेरोपोर्टिन 1 और तीसरा हेस्टिन। तो ये 3 चैनल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होते हैं। सो किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है, ये देखो वही सेम डायग्राम, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन या एंटेरोसाइट, इधर के साइड ल्यूमिन, इधर के साइड ब्लड। अब क्या होता है, यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है HCl की हेल्प से। उसके बाद जो डाई वैलेंट मेटल ट्रांसपोर्ट है वो क्या करेगा, वो इसको अंदर की तरफ एंट्री दिलवा देगा Fe2 पॉजिटिव, और उसके बाद में जो हिपेहेस्टिन है और फेरोपोर्टिन है वो उसको ब्लड की तरफ ले जाएंगे। क्लियर है। तो ये तीनों चैनल्स के नाम इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चंस पूछा गया है CSIR में। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है, सो यहाँ पे जो कैल्शियम है ये ल्यूमेन है, ये एंटेरोसाइट है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर ब्लड है। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर इधर के साइड ये ब्लड है। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये कैल्शियम TRPV6, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल V6। सो ये कैल्शियम क्या करेगा, इस चैनल के थ्रू अंदर की तरफ चला जाएगा। और यहाँ पर कौन हेल्प करेगा इसके एब्जॉर्प्शन में,
ये चैनल्स के नाम इम्पोर्टेंट है। एक होता है काल्बिंडिन, जिसको हम लोग एक और नाम से D9K और S100G, इन नामों से इसको जानते हैं। ये क्या करेंगे, कैल्शियम के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे। और एक और होता है कैल्बिंडिन D28। अब ये क्या करेंगे, ये यहाँ से मैग्नीशियम और कैल्शियम ATPase के थ्रू कहाँ पर चले जाएंगे, ब्लड में। क्लियर है। और जो विटामिन डी होता है, विटामिन डी, जिसको हम लोग 1,2,5 डाईहाइड्रो सिफिरोल बोलते हैं, ये भी क्या करता है, ये भी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करवाता है। क्लियर है। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, क्योंकि इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो डाइजेशन के हैं वो यहाँ पर कवर कर लिए गए हैं। सो इफ़ यू लाइक द लेक्चर, सो प्लीज़ इसको लाइक करें, और अगर ये लेक्चर आपको बेनिफिशियल लगा अपने लिए, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। कल हम लोग इसके जो PYQs आए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम के PYQs, कल हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि वैसे तो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बड़ा पोर्शन है, लेकिन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इम्पोर्टेंट है मैंने वही डिस्कस किया है, शॉर्ट में, क्रिस्प में। जब आप कल इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इफ़ यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ share, like and subscribe our channel if you find this video helpful for you,